द लिटिल मरमेड, नन्ही जलपरी। समंदर के बहुत अंदर, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, एक बड़ा सा महल था। वहाँ राजा अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहता था। जलपरियों को समंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक वे 15 साल की नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे 15 साल की होती गईं, वे बाहर समंदर के जाकर देख सकती थी। जो भी जलपरी घूमकर आती, सबको बताती उसने क्या देखा। किसी ने सुंदर महल तो किसी ने सुंदर शहर देखा। सबकी बातें सुन सबसे छोटी जलपरी जल्द से जल्द घूमने की इच्छा रखती, जिसका नाम था एरियल। आखिर वो दिन भी आ गया जब एरियल भी 15 साल की हो गई। अब मैं भी इंसानों की धरती देख पाऊंगी। जलपरी ने शाम होने का इंतजार किया और जब वो समंदर के बाहर निकली, उसने एक बहुत सुंदर बड़ी सी शिप को देखा। मुझे सुंदर शिप को पास से देखना चाहिए, नन्ही जलपरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कहा। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, सुंदर रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और रात के अंधेरे में आसमान और भी सुंदर लगने लगा। मुझे जानना है, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जलपरी शिप के पास जाकर उसे देखना चाहती थी, इसलिए वो तैरती हुई वहां पहुंची, जहां उसे खूबसूरत सी खिड़की दिखाई पड़ी, जिस खिड़की के अंदर एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ था, जिसका नाम था एरिक। अचानक पानी में तेज तूफान उठा और शिप पानी में भटकने लगी। तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट देख जलपरी हैरान रह गई। जब तेज हवाएं चलने लगी, नन्ही जलपरी हैरान होकर शिप को देखने लगी। तभी जलपरी अचानक देखती है कि समंदर में राजकुमार गिर पड़ा है। वह तुरंत पानी से उसे निकालकर बचा लेती है। राजकुमार बेहोश होता है। वह उसे समंदर के किनारे ले जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं और शिप पानी में डूब जाती है। नन्ही जलपरी ने राजकुमार की जान बचा ली, लेकिन जैसे ही राजकुमार को होश आया, वह समंदर की लहरों में गायब हो गई। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरती है और वह राजकुमार को देख उसकी मदद करती है और अपने साथ ले जाती है। काश मैं दोबारा राजकुमार को देख पाऊं। वह तो यह भी नहीं जानता कि मैंने उसकी जान बचाई है। एरियल उदास हो गई। हर रोज नन्ही जलपरी पानी के ऊपर जाकर राजकुमार को ढूंढती, पर उसे कभी वहां राजकुमार नहीं दिखता। एक दिन महल के पास एरियल ने दोबारा राजकुमार को देखा। उसके बाद वह हर रोज उसी जगह आकर राजकुमार को देखने लगी। एक दिन नन्ही जलपरी ने अपनी दादी से पूछा, क्या इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं बेटी नहीं, उन्हें मरना पड़ता है, लेकिन हमारी तरह उनकी आत्मा अमर है, जो हमेशा रहती है, दादी ने कहा। उसके बाद नन्ही जलपरी ने सोच लिया कि वह इंसान बनना चाहती है। मैं समंदर की जादूगरनी से पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे, एरियल ने सोचा। एक दिन एरियल समंदर की जादूगरनी से मिलने जाती है और अपनी इच्छा उसे बताती है। अच्छा, तुम राजकुमार से प्रेम करती हो, इसीलिए इंसान बनना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी।
जादूगरनी ने कहा। एरियल मान गई क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहती थी। जादूगरनी ने नन्ही परी को जादुई पुड़िया दी और कहा, इसे खा लो, तुम इंसान बन जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर राजकुमार ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। एरियल खुशी खुशी तैरती हुई समंदर के किनारे पहुंची और जादूगरनी की दी हुई पुड़िया को खा लिया। अचानक उसके शरीर में तेजी से हलचल हुई और वह बेहोश हो गई। जब एरियल को होश आया, उसने खुद को राजकुमार के महल में राजकुमार के ठीक सामने खुद को पाया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? नन्ही जलपरी ने जब बात करने के लिए बोलना चाहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज जा चुकी है। जादूगरनी ने उसकी प्यारी आवाज छीन ली है। लेकिन वह खुश थी क्योंकि अब वह राजकुमार के पास थी। राजकुमार एरियल को अपने महल में ले गया और वो साथ साथ रहने लगे। समय बीता। तब एरियल को यह महसूस हुआ कि राजकुमार उसे केवल अच्छा दोस्त समझता है, उसे प्रेम नहीं करता। एक दिन राजकुमार जलपरी से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है, एरियल मेरी दोस्त, आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एरियल ने कहा, जरूर। राजकुमार उसी लड़की से शादी करने वाला था जो उसे समंदर के किनारे मिली थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। वापसी के दौरान सफर में जलपरी ने खूब सोचा, मैं इंसान तो बन गई पर अपने प्यार को पा न सकी। और अचानक पूरा पानी लाल हो गया और इससे पहले कि पांचों बहनें कुछ समझ पाती, एरियल समंदर में छलांग लगा देती है। लेकिन समंदर के अंदर जाने की बजाय वह समंदर से ऊपर उड़ने लगती है। एरियल को लगा वह ऊपर और ऊपर जा रही है, आसमान की ओर, हजारों परियों के पास। परियों से उड़ती हुई अपने आप को महसूस कर रही थी। आओ, तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है। तुम यहाँ अपने अच्छे कर्मों के कारण आई हो, बादलों की परी ने कहा। छोटी जलपरी की दुनिया और खूबसूरत हो गई थी। वह खुशी से बादलों में उड़ने लगी। आखिर उसने राजकुमार से सच्चा प्रेम जो किया था। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बहनें उसे परिवार का सदस्य भी न मानती और घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन राजमहल के सेवक ने एक शाही दावत की घोषणा की जिसमें सभी लड़कियां आ सकती थीं। मैं अपनी लाल पोशाक पहनूंगी, बड़ी सौतेली बहन ने कहा। और मैं अपनी हरी पोशाक पहनूंगी, छोटी बहन ने कहा। शाही दावत का दिन आ गया। सौतेली माँ और दोनों बहनें सज धज कर दावत पर चली गईं। खिड़की से उन्हें जाता देख सिंड्रेला उदास हो गई। काश मैं भी शाही दावत पर जा पाती।
अचानक से परियों की धर्म माता प्रकट हुई। क्या हुआ प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें भी शाही दावत पर जाना है? धर्म माता ने प्यार से पूछा। हाँ, लेकिन मैं इतने फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? अपने आंसू पोंछ लो। मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू, 6 चूहियां और एक चूहा लेकर आओ। सिंड्रेला ने धर्म माता की बात तुरंत मान ली। धर्म माता ने कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और एक सोने की सुंदर पालकी में बदल दिया। चूहियों को घोड़ों में बदल दिया और चूहे को पालकी चालक में बदल दिया। अब तुम्हें बस एक सुंदर पोशाक चाहिए, धर्म माता ने कहा। धर्म माता ने सिंड्रेला को छड़ी से छुआ और उसके पुराने फटे कपड़ों को एक सुंदर पोशाक में बदल दिया। अब सिंड्रेला बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। जैसे ही सिंड्रेला पालकी पर बैठी, धर्म माता ने सिंड्रेला को चेतावनी दी। याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना है, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। मैं याद रखूंगी, सिंड्रेला ने कहा। जल्द ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। सभी लोग सिंड्रेला को देखते ही रह गए। कितनी प्यारी लड़की है, कितनी सुंदर पोशाक है। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। पूरी शाम वह सिर्फ सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। अचानक जब घड़ी में 12 बजे, तब सिंड्रेला को धर्म माता की चेतावनी याद आई। ओह, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, सिंड्रेला चिल्लाई और भागी। रुको रुको, मुझे अपना नाम बताओ। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे भागा, पर सिंड्रेला वहां से चली गई थी। तभी राजकुमार ने सीढ़ियों पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह सिंड्रेला का एक पैर का जूता था। राजकुमार ने उसे उठा लिया। अगले दिन यह ऐलान किया गया कि जिसे भी वह जूता ना पाएगा, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राजकुमार का मंत्री घर घर जाकर उस जूते को सब लड़कियों को पहनाने लगा। जब मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंचा, दोनों बहनों ने उस जूते को पहना, लेकिन किसी को भी वह पूरा नहीं हुआ। अब आपकी बारी है, मंत्री ने सिंड्रेला से कहा। पर यह तो सिर्फ एक नौकरानी है, सौतेली माँ ने कहा। इसे भी यह पहनना चाहिए, मंत्री ने कहा। जूता अच्छे से सिंड्रेला को नाप आ गया। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। तभी धर्ममाता प्रकट हुई। और सिंड्रेला को एक राजकुमारी बना दिया। यह तो वही राजकुमारी है जो राजकुमार के साथ शाही दावत में थी। उसके बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है। एक जगह एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें एक संतान की इच्छा थी।
कुछ समय बाद उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने एक सुंदर सलाद पत्ती का बागीचा देखा जो उनके घर के एकदम करीब था। उस समय के बाद वह कुछ और सोच भी न पाती सिवाय सलाद पत्तियों के। पति का दिल पत्नी की इच्छा सुन घबराने लगा। काश मैं उन्हें खा पाती। यह बगीचा था एक दुष्ट चुड़ैल का, जो किसी को बागीचे में घुसने तक नहीं देती थी। पर वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए घबराते घबराते वह बागीचे में पहुंचा रसीले सलाद पत्तियों को तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वह पत्ती तोड़ने वाला था, दुष्ट चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? चुड़ैल चिल्लाई। वह चुड़ैल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। कृपया कर मुझे छोड़ दो। अगर मेरी पत्नी ने यह नहीं खाया, वह मर जाएगी। वो माँ बनने वाली है और बहुत बीमार है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अगर तुम मुझे अपना पहला बच्चा देने का वादा करो। बेचारे के पास चुड़ैल की शर्त मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। वह सलाद पत्ती लेकर चला गया। कुछ समय बाद उन्हें एक बच्ची हुई, लेकिन समझौते के मुताबिक चुड़ैल बच्ची को लेने के लिए आ पहुंची। खूबसूरत लड़की का नाम रखा रुपेंजिल। दुष्ट चुड़ैल बच्ची को दूर देश ले गई और एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया, जहां ना तो कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां, बस ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रुपेंजिल ने दुष्ट चुड़ैल के सिवा कभी किसी को नहीं देखा था। बड़ी होकर वह बहुत खूबसूरत लड़की बन गई, जिसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, आवाज बहुत प्यारी थी और लंबे लंबे सुनहरे रंग के बाल थे। दिन भर वह अकेली रहती और गाना गुनगुनाती। कितने प्यारे नजारे तेरे लिए, मेरे लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सारे हैं नजारे तेरे मेरे लिए। लल्ला रल्ला 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 लल्ला 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 रल्ला 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 लल्ला। ओ पंछियों, मेरे साथ गाओ, मैं अकेली हूँ, मेरे दोस्त बन जाओ। रुपेंजिल दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन वो उस मीनार में कैद थी। हर रोज दुष्ट चुड़ैल रुपेंजिल के लिए खाना लाती और मीनार के नीचे से आवाज लगाती, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे फेंको। रुपेंजिल खिड़की से अपने लंबे बालों को नीचे फेंक देती और दुष्ट चुड़ैल उन बालों को रस्सी की तरह पकड़कर मीनार पर चढ़ जाती। एक दिन एक सुंदर राजकुमार मीनार से गुजरा और उसने रुपेंजिल को गाते हुए सुना, सारे नजारे तेरे लिए, मेरे लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सब नजारे हैं हमारे लिए। राजकुमार को उसकी आवाज से प्यार हो गया। वह रोज रुपेंजिल का गाना सुनने के लिए वहां आता। एक दिन राजकुमार ने दुष्ट चुड़ैल को रुपेंजिल के बालों के सहारे मीनार चढ़ते हुए देखा। राजकुमार को उपाय सूझा। अगले दिन उसने भी रुपेंजिल को आवाज लगाई, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे फेंको। उसके बाद राजकुमार मीनार चढ़ गया और रोज रुपेंजिल से मिलने आने लगा। लेकिन एक दिन
राजकुमार और रपुंज़ल को चुड़ैल ने देख लिया और अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक दिया, जिससे वह अंधा हो गया और रपुंज़ल को वहां से बहुत दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया। कई साल बीत गए। अंधा राजकुमार अकेले भटकते भटकते आखिरकार उसी रेगिस्तान में जा पहुंचा जहां रपुंज़ल थी। एक दिन उसने वही मिलती जुलती आवाज सुनी, कितने सारे नजारे तेरे लिए मेरे लिए, हमेशा के लिए हमेशा के लिए, सपने देखे थे मैंने पर्वतों के, ये सब नजारे थे हमारे लिए। आवाज का पीछा करते करते वह रपुंज़ल के पास आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रपुंज़ल के गालों से बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में जा गिरे और राजकुमार को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। राजकुमार रपुंज़ल को अपने साथ महल में ले गया, जहां वो खुशी खुशी रहने लगे। टीचर, आज कहानी की क्लास है। आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें सुंदरी और राक्षस की कहानी सुनाऊंगी, जो हमें सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी सुंदर होनी चाहिए, यही सिखाती है। मैं कुछ समझी नहीं टीचर। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कहानी सुनोगे तो जल्द समझ जाओगे। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास बहुत पैसा था। वह अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता था। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर थी सबसे छोटी, जिसका नाम था ब्यूटी। दोनों बड़ी बहनें ब्यूटी से खूब जलती थीं। समय बदला और व्यापारी का पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। एक पुराने घर को छोड़कर उनके पास कुछ भी न बचा और गरीबी में जीवन काटने लगे। तीनों बेटियां पूरा दिन घर का, खेती का, पशुओं का काम करती। बड़ी बेटियां इन हालातों से बहुत दुखी रहती, पर ब्यूटी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और अपने पिता को खुश रखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद व्यापारी को पता चला कि उसका जहाज वापस लौट गया है। वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। हमारा जहाज मिल गया है, हम फिर से सुखी हो जाएंगे। जाने से पहले तुम तीनों बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जाने से पहले उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वे वापसी में गिले क्या तोहफे लेकर आए। बड़ी 2 बेटियों ने सुंदर कपड़े और जूते मांगे। ब्यूटी अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहती थी। मैं आपको खुश देखकर खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब लेकर आइएगा। व्यापारी चला गया। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। उसके साथियों ने उसे धोखा दिया था। वह बहुत उदास हो गया। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयंकर जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफर करना मुश्किल था। वह इधर उधर भटकने लगा, जिससे वह रात कहीं गुजार सके। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक जगह रोशनी दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसे एक महल नजर आया।
उसने रात बिताने के लिए उस जगह को चुन लिया। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वह खुला हुआ है। उसने आसपास देखा मगर वहां कोई नहीं था। हिम्मत कर वह अंदर चला गया। महल के अंदर खाने की टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा और एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गया। जब वह फिर से खाने की टेबल के पास पहुंचा तो नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। उसने नाश्ता किया, लेकिन किसी को ना पाकर वह परेशान हो गया। महल से बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई दिया, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। वह बगीचे में पहुंचा और एक लाल गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ लिया। अचानक उसने अपने पीछे किसी को आते हुए देखा। वह एक राक्षस था। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें अपने महल में रखा, अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए। मुझे धन्यवाद करने की बजाय तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपता हुआ व्यापारी राक्षस से माफी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। यह गुलाब मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा था। उसे लाल गुलाब लाकर देने का मैंने वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की बात सुनने के बाद राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना होगा, जिसके लिए तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। डरा हुआ व्यापारी राक्षस की बात मानने को मजबूर हो चुका था। घोड़े और पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर ब्यूटी को लाल गुलाब दिया। ये लो बेटी, लाल गुलाब। इसे लाने के लिए मुझे राक्षस से एक वादा करना पड़ा। व्यापारी ने पूरी बात ब्यूटी को बताई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पिताजी। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप अपना वादा निभाइए, मैं कुछ भी करूंगी। मुझे उस राक्षस के पास ले चलिए। ब्यूटी ने अपना सामान बांध लिया। बहनों को छोड़ ब्यूटी पिता के साथ चली गई। जब ब्यूटी और उसके पिता महल में पहुंचे, उन्होंने टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ देखा और एक गोल टेबल पर गुलाबों का गुलदस्ता देखा। जब ब्यूटी डरते डरते खाना खाने लगी, उसने राक्षस के चलने की आवाज सुनी। वह घबराने लगी। कैसी हो ब्यूटी? क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? याद रखना, यहाँ मेरे साथ रहना होगा। ब्यूटी ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। व्यापारी घोड़े और धन लेकर जाने को मजबूर था। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, प्यार किया और रोते रोते वहां से चला गया। कमरे में जाकर ब्यूटी भी अपने पिता को याद कर रोने लगी। अगले दिन जब वह उठी
उसने अपने बिस्तर के पास एक सुंदर ड्रेस देखी। ब्यूटी ने उसे पहना और खिड़की से महल को देखा। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। जैसे ही पिता को वह याद करती, जादुई शीशे में व्यापारी नजर आने लगा। कमरे में एक सुंदर मोमबत्ती का स्टैंड था, जिसके साथ एक सोने की ब्रेसलेट लटका हुआ था। उस ब्रेसलेट में एक खूबसूरत नौजवान की फोटो थी। ब्यूटी ने फिर से महल को देखा। वह जब खाने की टेबल के पास पहुंची, अचानक राक्षस के आने की आवाज हुई। ब्यूटी घबरा गई। कैसी हो ब्यूटी? क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम यहाँ के मालिक हो। नहीं, मैं नहीं, तुम यहाँ की मालकिन हो। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो। क्या मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? हाँ, लगते हो, ब्यूटी ने डरते डरते कहा। पर मुझे विश्वास है तुम बहुत नर्म दिल हो, अच्छे हो। जब मैं ऐसा सोचती हूँ, तुम मुझे बिल्कुल बुरे नहीं लगते। राक्षस ब्यूटी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, नहीं। राक्षस उदास हो गया। एक दिन जादुई शीशे के पास बैठी वह पिता के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने शीशे में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। ब्यूटी ने राक्षस से विनती की। वह अपने पिता से मिलना चाहती थी। अगर तुम चली गई, तुम वापस कभी नहीं आओगी। अगर तुम वापस नहीं लौटी, मैं मर जाऊंगा। मैं जरूर वापस लौटूंगी। मैं वादा करती हूँ। 7 दिन पिता के पास रहकर मैं जरूर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। राक्षस ने ब्यूटी की बात मान ली और एक अंगूठी उसे दी। जब भी तुम्हें वापस लौटना होगा, इस अंगूठी को 3 बार घुमाना और कहना, मुझे राक्षस के महल में ले जाओ। अगले दिन ब्यूटी अपने पिता से मिलने चली गई। पिता की देखभाल करने में 7 दिनों का पता भी न चला। उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए। एक रात सपने में ब्यूटी को राक्षस दिखाई दिया। वह मरने वाला था। ब्यूटी घबरा गई। तुरंत अंगूठी को घुमाया और महल वापस आ गई। फिर से पहले की तरह वह तैयार होकर जब महल में पहुंची, उसे राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। वह बहुत खुश थी, राक्षस से मिलना चाहती थी। पर राक्षस अकेला बागीचे के कोने में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने हाँ कह दिया। जैसे ही ब्यूटी ने हाँ कहा, एक तेज रोशनी हो गई। राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देख हैरान रह गई। राजकुमार ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और ब्यूटी के सच्चे प्यार के कारण वह श्राप से मुक्त हो गया।
राजकुमार और ब्यूटी ने शादी कर ली और वे खुशी खुशी रहने लगे। Hey, Danny Dance. Aladdin and the Magic Lamp. सोनू, बेटा होमवर्क हो गया? नो पापा। तो क्या जिन आकर करेगा बेटा? जल्दी करो। जिन? वो क्या होता है? तुम्हें जिन नहीं पता? तुमने कभी अलादीन और जादुई जिन की कहानी नहीं सुनी? नो पापा, सुनाओ ना। अच्छा आओ मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें अलादीन और उसके जादुई लैम्प की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था अलादीन। वो बहुत चालाक था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार जाने को कहा, जिससे कि वो कुछ काम ढूंढ सके। रास्ते में उसे एक मैजिशियन मिला, जादूगर मिला। जादूगर ने अलादीन से कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ। चलो मेरे साथ। अलादीन उसके साथ चलने लगा। चलते चलते वे बहुत दूर पहुंच गए, जहां एक बड़ी सी गुफा थी। मैजिशियन अलादीन को गुफा के अंदर जाने को कहता है और उसे बताता है कि गुफा के अंदर एक सुंदर सा लैंप होगा, जिसे अलादीन को ढूंढना है। अलादीन हैरान रह जाता है। उसके बाद मैजिशियन एक अंगूठी अलादीन को देता है। अगर कहीं तुम फंस जाओ तो इस अंगूठी को रब करना, तुम्हारी मदद के लिए जिन आ जाएगा। अलादीन गुफा के अंदर जाकर हैरान रह जाता है। वहां इतना सोना होता है कि वो देखकर चौकन्ना हो जाता है। चारों तरफ सोना ही सोना और एक सुंदर सा लैंप। अलादीन उस लैंप को उठाता है और बाहर आ जाता है। जब वो मैजिशियन को उस लैंप को दिखाता है, मैजिशियन बड़ी चालाकी से उसे कहता है, लाओ मुझे दे दो इसे। लेकिन अलादीन बहुत चालाक था। वो इतनी जल्दी उसे ये लैंप देने वाला नहीं था। पहले आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं आपको ये लैंप दूंगा। मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है। अलादीन अंदर ही रह जाता है लैंप के साथ। बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस बड़े से पत्थर को अलादीन नहीं हिला पाता। वो समझ नहीं पाता आखिर वो वहां से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक अलादीन को उस अंगूठी की याद आती है, जो उसे मैजिशियन ने दी थी। वो तुरंत अंगूठी को रब करता है और एक बड़ा सा जिन उसके सामने आ जाता है। हुकुम मेरे आका, आप जो कहोगे मैं वही करने वाला हूँ। बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए? अलादीन उससे कहता है कि उसे अपने घर जाना है। थोड़ी ही देर में अलादीन लैंप के साथ खुद को अपने घर में पाता है।
अलादीन सोचता है, आखिर इस लैंप में ऐसी क्या खास बात है। वो उस लैंप को भी रब करता है। लैंप के अंदर से एक बड़ा सा जिन निकल के बाहर आ जाता है। हुकुम मेरे आका, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? अलादीन खुश हो जाता है। वो तुरंत एक बड़ा सा महल और बहुत सारी ज्वेलरी अपने लिए मांगता है। तुरंत ही उसका घर एक महल में बदल जाता है और चारों तरफ घर में पैसा ही पैसा होता है। एक दिन उसके महल के सामने से एक राजकुमारी निकलती है। अलादीन उसे देखता है, उससे बात करना चाहता है। वो सुंदर राजकुमारी अलादीन से दोस्ती कर लेती है। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। अलादीन राजकुमारी के पिता से मिलकर उनसे शादी की बात करता है। राजा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अलादीन बहुत ही नेक अच्छा लड़का लगता है। वो मान जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। एक दिन मैजिशियन उन दोनों को बाजार में देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। इसने मेरा इतना सुंदर लैंप रखा हुआ है। वो भेष बदलता है और बहुत सारे लैंप अपने साथ लेकर उसके महल की तरफ पहुंचता है। पुराने लैंप दे दो, नए लैंप ले लो। पुराने लैंप दे दो, नए लैंप ले लो। जोर जोर से आवाज लगाता है। पुराने के बदले नया लैंप मिलेगा, आप लेंगी राजकुमारी? राजकुमारी को ये नहीं पता होता कि ये लैंप अलादीन का जादुई लैंप है। वो तुरंत उसे बदलकर नया लैंप ले लेती है। जादूगर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर मैंने वापस पा लिया इस लैंप को अलादीन से। वो तुरंत लैंप को रगड़ता है और जिन हाजिर हो जाता है। हुकुम मेरे आका, जो बोलोगे वही मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? जाओ तुरंत अलादीन का महल बहुत दूर जगह पे छोड़ दो। उसका सारा पैसा ले लो। तुरंत महल गायब हो जाता है। जब अलादीन वहां पहुंचता है, वो समझ जाता है कि जरूर उसका लैंप चोरी हो गया है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अचानक उसे उस अंगूठी का ध्यान आता है। वह अंगूठी को रगड़ता है और जिन बाहर आता है। हुकुम मेरे आका, मैं आपके लिए क्या करूं? अलादीन उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका लैंप होता है। ये और कोई नहीं, ये जादूगर का घर होता है। अलादीन देखता है कि जादूगर सोया है, इसीलिए चुपचाप अपना लैंप लेकर वहां से बाहर आ जाता है। वो लैंप को रगड़ता है और जिन सामने आ जाता है। हुकुम मेरे आका, बताइए मैं क्या करूं? क्या चाहते हैं आप? अलादीन जिन को कहता है कि जादूगर को दूर रेगिस्तान में छोड़ दे, जिससे वो दोबारा कभी यहाँ न लौट पाए। कुछ ही देर में
जादूगर और उसका महल गायब हो जाता है। उसके बाद अलादीन अपना महल और राजकुमारी वापस चाहता है। कुछ ही देर में अलादीन का महल राजकुमारी के साथ वापस लौट आता है। राजकुमारी अलादीन को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो सुना तुमने, अलादीन कितना चालाक था। उसके बाद वो कभी अलग नहीं हुए और खुशी खुशी रहने लगे। Hey, Danny Dims. द फ्रॉग प्रिंस। मामा ये वादा क्या होता है और हमें इसे क्यों निभाना चाहिए? बेटा, वादा निभाना एक अच्छी बात है। वादा निभाकर हम किसी की जिंदगी सुधार भी सकते हैं। वो कैसे? आओ, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। द फ्रॉग प्रिंस। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर प्यारी सी राजकुमारी थी। वो अपने राजमहल में बहुत प्यारे प्यारे खिलौनों से खेलती रहती थी। उसका फेवरेट खिलौना था उसकी गोल्डन बॉल, जिससे वो अपने घर के सामने बड़े से बागीचे में सारा दिन घंटों तक खेलती। उस सुनहरी बॉल को वो हवा में उछालती और पकड़ लेती, फिर उछालती, फिर पकड़ लेती। ये उसका फेवरेट गेम था। एक दिन इसी तरह जब राजकुमारी गोल्डन बॉल से खेल रही थी, अचानक वो गोल्डन बॉल उछलती हुई दूर चली गई। राजकुमारी गोल्डन बॉल के पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ कर जाती है, लेकिन बॉल एक पानी के छोटे से तालाब में गिर पड़ती है। बॉल पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती है। राजकुमारी अपना फेवरेट खिलौना खो चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरी फेवरेट बॉल, अब मैं किससे खेलूंगी? ओह माय गॉड, मैंने अपनी बॉल को खो दिया। ओहो, ये क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अचानक वहाँ पर आवाज होती है। राजकुमारी देखती है, आसपास उसे कोई नहीं दिखता। तालाब के पास एक छोटा सा फ्रॉग बैठा होता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजकुमारी बहुत हैरान हो जाती है। वो राजकुमारी के साथ बातें कर सकता था। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हारी बॉल तालाब से लाकर देता हूँ। तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। विश? क्या चाहिए? पैसा चाहिए? मेरा महल चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? विश तो बताओ। जेवर चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टेबल पर डिनर करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिस्तर में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। राजकुमारी फ्रॉग की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे अपनी बॉल वापस चाहिए थी। वो चालाकी करती है और फ्रॉग को कहती है कि ठीक है, उसे उसका वादा मंजूर है। ठीक है, ले आओ तुम मेरी बॉल। फ्रॉग तुरंत तालाब में छलांग लगा देता है और उस बॉल को सतह पर ऊपर ले आता है। राजकुमारी अपनी बॉल को पाकर फिर से खुश हो जाती है। राजकुमारी इतनी खुश हो जाती है कि वो अपना दिया हुआ वादा भूल जाती है। वहां से बॉल को लेकर तुरंत दौड़ती हुई अपने महल चली जाती है। फ्रॉग उसे आवाज लगाता है,
रुको, अरे रुको, तुम मेरी बात तो सुनो, रुको। तुमने मुझे वादा दिया था, रुको। लेकिन फ्रॉग की बात राजकुमारी नहीं सुनती। फ्रॉग राजकुमारी का पीछा करता है। तुरंत राजकुमारी अपने महल में पहुंच जाती है। उसी रात जब वो अपने पिता के साथ डिनर टेबल पर खाना खाती है, अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। राजा अपनी राजकुमारी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब राजकुमारी दरवाजा खोलती है, वहां पास ही फ्रॉग बैठा मिलता है। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। राजकुमारी के हाव भाव देखकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है। जब वो पूछता है, राजकुमारी सारी कहानी अपने पिता को बताती है। मैं उसे कैसे घर के अंदर आने दे सकती हूँ पिताजी, आप ही बताइए। लेकिन एक अच्छी राजकुमारी इस तरह अपने वादे को नहीं तोड़ती। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जाओ, फ्रॉग को अंदर आने दो। राजकुमारी फिर से दरवाजा खोलती है और फ्रॉग को अंदर आने देती है। फ्रॉग टेबल के ऊपर बैठने के लिए राजकुमारी को कहता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। सब कुछ जो भी टेबल पर पड़ा था, फ्रॉग ने सब खा लिया। यह देख राजकुमारी और राजा हैरान रह जाते हैं। जब राजकुमारी अपने कमरे में सोने जाती है, फ्रॉग उसका पीछा करता है और फुदकता हुआ उसके बिस्तर तक पहुंच जाता है। राजकुमारी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपना वादा निभाना था। और फ्रॉग बहुत खुश था। जैसे ही राजकुमारी लेटती है, फ्रॉग एक खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। राजकुमारी ये देख हैरान रह जाती है। राजकुमार उसे बताता है कि ये एक जादूगरनी का जादू था। उसी ने मुझे फ्रॉग बनाया था और वो चाहती थी कि एक प्यारी अच्छे दिल की राजकुमारी ही मुझे राजकुमार में बदल सकती है और तुम ही वो राजकुमारी हो। उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। अरे गौरव, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी हमें खेलने दो ना प्लीज, मजा आ रहा है। और कहानी कौन सुनेगा? ये मम्मी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है स्नो वाइट और 7 बूंदे। एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी। नरम मुलायम बर्फ रुई की तरह धरती पर गिर रही थी। रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है। रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विश मांगी। काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का, होंठ इतने ही लाल हों जितना मेरा खून, और बाल इतने ही काले हों जितनी ये काली चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई
वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक जादूगरनी थी। हर रोज वह अपने जादुई शीशे से बातें करती और पूछती, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? और शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी यह सुनकर खुश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर, सुनो सच यही। रानी स्नो वाइट से जलने लगी और गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो वाइट को जान से मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो वाइट का दिल लाकर देने को कहा, जिससे रानी को विश्वास हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल में चला गया और उसे मारने के लिए बड़ा सा चाकू निकाल लिया। स्नो वाइट डर गई और सिपाही के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सिपाही को स्नो वाइट पर दया आ गई, लेकिन रानी से भी डरते थे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें वापस राजमहल लेकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें यहीं जिंदा जंगल में छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम वापस महल कभी नहीं आओगी। स्नो वाइट ने सिपाही की बात मान ली। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़ चला गया और रास्ते में एक हिरन का शिकार कर उसका दिल लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी को कहा कि यह स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा। स्नो वाइट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर न आया, वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने एक खाने की टेबल देखी, जहां 7 छोटी छोटी प्लेट्स, 7 चम्मच, 7 प्यारी प्यारी कप और 7 छोटी कटोरियां थीं। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा, वहां 7 बेड लगे थे। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। ये घर था 7 बोनों का, जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे। जब वे रात में घर पहुंचे, उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका है। जब वे अंदर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। ये सुंदर लड़की कौन है? जब स्नो वाइट उठी, उसने 7 बोनों को अपने बारे में बताया। बोनों को स्नो वाइट की बात सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो, स्नो वाइट घर का दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, क्योंकि अगर दुष्टानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो वाइट खुशी खुशी बोनों के साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर,
रहती है 7 बोनों के घर। रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो वाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का भेष बदलकर जंगल में पहुंची और बोनो का घर ढूंढ लिया। स्नो वाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो? तुम्हारे बाल संवार दूं? आओ। स्नो वाइट बोनो की बात भूल चुकी थी। बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा। आओ, मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। कंघी में जहर लगा हुआ था। स्नो वाइट जमीन पर कंघी लगते ही बेहोश होकर पड़ी। रानी वहां से भाग गई। कंघी को स्नो वाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब बोने काम से वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश देखा। स्नो वाइट पर पानी डाला और कंघी को बालों से निकाल दिया। स्नो वाइट ने पूरी घटना बोनो को बताई। बोनो को लगा कि जरूर ये दुष्ट रानी ही है। बोनो ने स्नो वाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे। रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। स्नो वाइट अभी भी है जिंदा, नहीं कोई उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया इस बार वो स्नो वाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेष बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला, पर वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे है तुम्हारे सेब? खाकर देखो प्यारी लड़की, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं। स्नो वाइट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हंसती वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी खुश हो गई। जब बोनो ने स्नो वाइट को मरा हुआ पाया, वे उदास हो गए और एक कांच के कॉफिन में स्नो वाइट को रख दिया। बोनो ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नो वाइट का कॉफिन रख दिया और उसे देखने लगे। अचानक एक राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो वाइट को देखा, उसे देखते ही स्नो वाइट से प्यार हो गया। राजकुमार ने बोनो से कहा, वह स्नो वाइट को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्या वो उसे किस कर सकता है? बोने मान गई। राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को किस किया, सारा जहर गायब हो गया और वह जिंदा हो गई। बोने खुश होकर उछलने लगे। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर ली। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन रानी स्नो वाइट तो है सबसे सुंदर। दुष्ट रानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया। राजा को पता चल गया कि रानी ने ही स्नो वाइट को मारने की कोशिश की थी। स्नो वाइट 7 बोनों को अलविदा कह के वहां से चली गई। स्नो वाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।